गुड इवनिंग एवरीवन। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आज 20 जुलाई है। आज हम 17 जुलाई और 18 जुलाई 2 दिन के जो आर्टिकल हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। देखो 17 और 18 जुलाई को बहुत ज़्यादा आर्टिकल आ गए थे, इसलिए क्या है कि संडे और जो मंडे के आर्टिकल होंगे वो हम कल कवर करेंगे। और आपको पता है वैसे भी हम एक दिन लेट चलते हैं और दोपहर तक, जैसे अगले दिन दोपहर तक भी हिंदी के जो आर्टिकल हैं वो अपडेट होते रहते हैं। इसके लिए क्या है कि हम अगले दिन ही उनको कवर करते हैं ताकि हमारे पीछे जो आर्टिकल है वो छूटे नहीं, उनके अंदर ओवरलैपिंग ना हो, ये सारी चीज़ें हम दिक्कतें पूरी कर सकें। फिर देखो, हाइड्रोजन के लिए एक आपका एक सवाल था कि हाइड्रोजन जो ट्रेन है तो वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। बिल्कुल, ये जो पीआईबी में आपको डेटा दे रखा है ये ऑथेंटिकेट डाटा है, ऑथेंटिफाइड डाटा है। आपको क्या है कि दूसरे जो अखबार वगैरह कहीं से भी है ना, अलग जगह कोई अलग डाटा मिलता है तो उसको आपको विश्वास नहीं करना है, यदि पहली प्रायोरिटी आपको यहीं रखना है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मतलब आप सरकार के जो डेटा वगैरह हैं तो उनको है ना यूपीएससी भी अच्छे से मानती है, पहली प्रायोरिटी पे उसी को ही रखेगी, तो आपको 75 ही ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी वाला, जैव इकोनॉमी से संबंधित मैंने बताया था आपको कि 2025 में 195 बिलियन डॉलर, 2025 में 195 बिलियन डॉलर इकोनॉमी थी। तो ये क्या है कि 95 बिलियन डॉलर इतना भी दे रखा था। उससे अगले दिन मैंने ये बताया था, हालांकि पीआईबी के अंदर मैंने आर्टिकल के अंदर वापस जाके देखा तो वहां पे मिस प्रिंट था, ये 95 ही दे रखा था उसके अगले दिन, और पहले दिन ये दे रखा था। तो ये सही है एकदम, ठीक है, इसी को ही आपको मानना है, ये एकदम सही है। फिर उसके बाद में देखो, ये अफवाह कौन फैला रहा है बर्थडे वाली, ऐसा नहीं है, वो गलत अफवाह है, ठीक है। फिर एक डायरेक्टली पीआईबी से देखो पढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना वो बहुत लेंदी चीजें हो जाएंगी और जो अपना सेशन है वो घंटे भर लंबा हो सकता है। इसलिए क्या है कि ये जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है, आपको शॉर्ट के अंदर अच्छे से सारी चीजें कवर हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा देखो, स्क्रीनशॉट है तो देखो इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा मैं नहीं डाल पाया हूँ, बाकी आपकी सारी दिक्कतें पूरी कर दी हैं मैंने, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो गई आज। और भी कोई हो तो आप बता सकते हो, वैसे तो पर है ना लगभग हो गई है। और इंग्लिश मीडियम वाले मुझे थोड़ा लगता है कि आप कम भी हो, और उसके अलावा जैसे कम की बात नहीं है, यदि आप एक भी हो और आप चाहते हो कि करेंगे तो कर लेंगे, वरना है ना देखो इससे पॉसिबल है, थोड़ा सा मेरा बर्डन है ना, अलग अलग पीडीएफ निकालना हिंदी और इंग्लिश के अंदर, स्क्रीनशॉट लेना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या है कि एक तरफ वाला रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ज़्यादा देखो जो हेडिंग होती है ना उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेडिंग से ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि हिंदी में यदि आप पढ़ लोगे, नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो आप वैसे उससे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में एक नोट्स वाला है कि शॉर्ट नोट वाला, देखो मैंने 8 जुलाई का जो पीआईबी का सेशन था उसके अंदर लास्ट के अंदर मैंने शॉर्ट नोट दिखा रखे हैं आपको, और आप सेशन देखो उसके बाद नोट्स देखो, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा शॉर्ट नोट वाली आपकी प्रॉब्लम है, बार बार मत पूछो आप, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, क्लास इसीलिए ली जाती है कि आपके लिए ना कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं तो वो है ना मैं क्लास के अंदर बता सकूं, जैसे साइंस टेक की चीज़ें हो गई तो उनको ना थोड़ा समझा सकूं, इजी वे के अंदर हो सके। और क्या है कि आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्या है कि मैं उसको थोड़ा इजी वे के अंदर जल्दीबाजी में थोड़ा कि आपको सहूलियत रहे, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, यदि आप शुरुआती दौर में हो तो आप पढ़ सकते हो। फिर उसके अलावा आपको जो जल्दीबाजी में यदि समझना है, कि ऐसे नहीं है कि भाई आप उसके पीडीएफ के अंदर एक एक कीवर्ड को आप ना सर्च करने बैठोगे, नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, और बोलने से सुनने से ये चीज़ें ना याद भी रहती हैं, तो इसलिए ना आपको देखना ये जरूरी है। बाकी तो आप पीडीएफ से पढ़ते ही हो, मुझे पता है, तो काफ़ी लोग करते होंगे ऐसा तो। फिर उसके बाद में देखो, कुछ साइंस टेक के लिए आप क्वेश्चन वगैरह की बात कर रहे थे, तो मैं यदि क्वेश्चन वगैरह कुछ साइंस टेक के अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनको डिस्कस कर लूंगा साथ में, ठीक है। जो एमसीक्यू की बात चल रही थी शायद आपकी, आज देखो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। ये इंडेक्स है, देखो विक्रम 1 है, इसके बारे में संशोधित उड़ान योजना है, इसके बारे में हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा बहुत और देखेंगे। जीएस पेपर में कहाँ पे आता है ये भी आप देख सकते हो। फिर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है, ये अभी लॉन्च हुई है नीति आयोग द्वारा। पीएम एनएपीएस है, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है। फिर अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट है। फिर रेबिट है, वाइट रेबिट, ये टेक्नोलॉजी, इसके बारे में क्या है कि 16 तारीख और 17 तारीख 2 दिन लगातार आर्टिकल आए थे, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ना अगले दिन मैं करवाऊंगा। वो जो 9 टॉपिक था ये वही था, ठीक है, वाइट रैबिट वाला। फिर उसके बाद में विश्वास 2026 है, ये ईपीएफओ की स्कीम है। और नेवा है, नेशनल ई विधान से संबंधित, तो इसके अंदर महाराष्ट्र है वो ज्वाइन कर चुका है, ये आप देखोगे। फिर अल्ट्रा फास्ट कार्बनिक एनोड बैटरी, तो इसके बारे में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि जैसे बैटरी है तो उसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो 80% तक ना बढ़ जाएगी 1 घंटे के अंदर, मतलब 1 मिनट में 80% तक हो जाएगी, ऐसे 1 मिनट, घंटा कह रहा हूँ, मिनट के अंदर ही हो जाएगी। फिर चुंबकीय वृक्ष अवधारणा, ये सूर्य से संबंधित है, मैग्नेटिक ट्री कंसेप्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। संशोधित आई आई आईसीसीआई है, जो
कोर इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए इंडेक्स है, तो उसके बारे में कुछ रिवाइज किया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद में सीसीपी है, डार्क पैटर्न है, समाधान पोर्टल है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है यहाँ से बन सकते हैं, तो इसके लिए मैंने इनको लास्ट के अंदर डाला है, तो आप देख सकते हो। और हमारी जो टेलीग्राम आईडी है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ नाम से है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कुछ बच्चों का सवाल रहता है पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आपको बता दूं स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, आपको शुरुआत के अंदर जो टेलीग्राम चैनल है तो वो लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर लेना। और देखो हमारे कोर्सेज हैं, स्टडी विद डीजे है, यहाँ पे जाके आप बहुत सारे कोर्सेज हैं, कॉम्बो कोर्सेज बना रखे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक, एनवायरमेंट, इस तरीके से जो 5 से जो कोर्सेज है तो उनको एक साथ में मर्ज करके कॉम्बो कोर्स बनाया, और 200 की नाम मात्र की फीस के हिसाब से मान लो ये 1200 रुपए हैं, इतनी ही प्राइस है इनकी। ठीक है, तो आप ये देख देख सकते हो, 5 कोर्सेज हैं, इनके अंदर पीडीएफ वगैरह, आपको नोट्स वगैरह ये सारे मिलेंगे, इनके मेंस के लिए बहुत अच्छे कंटेंट है, वो आपको मिल सकता है इसमें। और क्या है कि आपको जो आंसर राइटिंग है उसके अंदर यदि दिक्कत है तो आप जीएस के लिए तो धर्मेंद्र जाखड़ सर है, उनके बारे में जानते हो, 4 इंटरव्यू दे रखा है, उनके साथ में आप जुड़ के आंसर राइटिंग कर सकते हो यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हो। और जो श्याम सर है उनसे, उनके साथ में आप हिंदी लिटरेचर है तो उसके अंदर जुड़ सकते हो, आप देख सकते हो हमारी ऐप है यहाँ पे जाके, और ये 2 नंबर है, यदि आपको कोई डाउट है तो इन 2 नंबरों में किसी पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलो आज सेशन शुरू करते हैं फिर हम। देखो आज पहला आर्टिकल है ये क्या है, विक्रम 1, विक्रम 1 है ये, स्काई रूट, स्काई रूट एरोस्पेस नाम की एक निजी संस्था है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्काई रूट है तो इसने क्या है, इससे पहले एक विक्रम एस इसको भी लॉन्च किया था। ये क्या है कि ये तो ऑर्बिट के अंदर है ना, ऊपर जाके और सिर्फ अंतरिक्ष के अंदर ही गई थी, ऑर्बिट के अंदर इसको स्थापित नहीं किया था। ये एक प्रक्षेपण वाहन होता है, जैसे पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, इस तरीके से आपको पता है कि है ना वो उपग्रह वगैरह हम भेजते हैं। तो ये क्या है, विक्रम 1 है, ये लो अर्थ ऑर्बिट है, यहां तक गया है, और ऑर्बिटल के अंदर ना इन इसको उपग्रहों वगैरह को ना इन्होंने स्थापित किया है। तो स्काई रूट का ये पहला मिशन है। तो विक्रम 1 और विक्रम एस के अंदर ना आपको अंतर पता होना चाहिए। और ये क्या है कि शायद प्रारंभ नाम से था इसका, ये जो मिशन था प्रारंभ मिशन करके इन्होंने इस तरीके से लॉन्च किया था इसको। ठीक है, तो और क्या है इसके अंदर, देखो जैसे इसरो है, इन स्पेस है, इनकी क्या क्या है ना क्षमताएं बढ़ चुकी हैं, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है, तो उससे क्या क्या चीजें हो रही है, जैसे आप देख रहे हो कि यूएस के अंदर या फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को है ना, ये जो स्पेस के अंदर है ना बहुत ज्यादा भागीदार बनाया जा रहा है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर भी है ना क्या क्या चीजें थोड़ी बहुत है ना की जा रही है, उसके लिए है ना बता रखा है। प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और ये पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज थी, वैसे जो स्क्रीनशॉट है वो दूसरा है, और पीआईबी बैकग्राउंडर 2 जगह ये न्यूज आई हुई थी, तो मैंने वहां पे वहां वाली लगा दी है। तो देखो 400 से ज्यादा स्टार्टअप ना स्पेस स्टार्टअप है वो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ये हमारा लक्ष्य है 2030 तक का, और 2040 तक का है 100 अमेरिकी बिलियन डॉलर, ये हमारा 2040 तक का टारगेट है। ये आप स्पेस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप इसको आराम से लिख सकते हो। फिर स्काई रूट है, स्काई रूट है, निर्माता कंपनी कौन सी है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जाएगा, और लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कितनी 350 केजी तक इतना भार ले जा सकता है, आगे हम देखने वाले हैं, वैसे तो आपको यहीं लिख ले रहा है इसको। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट और 350 केजी। फिर उसके बाद में देखो कहां से छोड़ा गया, श्री हरिकोटा से। मिशन आगमन है, जैसे विक्रम एस के बारे में बताया था मैंने, विक्रम एस के बारे में मिशन प्रारंभ था, सॉरी ये प्रारंभ ऐसे है ये, ठीक है, तो मिशन प्रारंभ था, उसी तरीके से इस मिशन का नाम क्या रखा है, मिशन आगमन। तो ये क्या लो अर्थ ऑर्बिट है, तो वहां पे जाके चक्कर निकालेगा। और ये मिशन विक्रम एस था, तो ये क्या है कि ऊपर जाके और वापस आ गया था, अंतरिक्ष में जाके वापस आने की सफलता प्राप्त की थी। लेकिन क्या है, ये पहला निजी कंपनी है जिसने अपने यान को भेजा, जैसे आप देखते हो पीएसएलवी जीएसएलवी उसी तरीके से। फिर भारतीय अंतरिक्ष नीति थी 2023 के अंदर आई थी, इसके अंदर क्या है कि इन स्पेस नाम की संस्था बनाई, और जो निजी कंपनियां हैं उनकी भागीदारी को बढ़ा दिया गया। आप देखते हो अमेरिका के अंदर स्पेस एक्स वगैरह, ठीक है, स्काई रूट के अलावा, ये तो स्काई रूट है, उसके अलावा और भी कंपनी है, ओरिजिन करके ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ऐसी काफी सारी कंपनी है। तो इंडिया के अंदर भी निजी क्षेत्र को है ना भागीदार बनाने के लिए इन स्पेस है, तो इसको बनाया, और इसको है ना एक विनियामक संस्था के तौर पर ना बना दिया गया। और उसके अलावा एनएसआईएल है, ये 2019 के अंदर बनी हुई थी शायद, एनएसआईएल
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। तो ये क्या है कि वाणिज्यिक शाखा के तौर पे काम करती है कि आप बाहर जाके जो इसरो वगैरह या निजी कंपनियां हैं तो ये कुछ अपना जो बाहर से उपग्रह वगैरह यदि कोई फॉरेन कंट्रीज है, मान लो चाइना है या फिर अमेरिका है, तो अपने उपग्रह को इंडिया वाले इनसे मिसाइलों से पीएसएल से जीएसएल से छोड़ना चाहती है तो एनएसआईएल है ना इसके अंदर सहयोग करता है। तो इन दोनों के अंदर थोड़ा सा आपको अंतर पता होना चाहिए। फिर देखो ये बाद में देखेंगे हम थोड़ा सा, ये वाला इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, फिर अगली स्लाइड के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखो इन स्पेस है, इन स्पेस के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि निजी क्षेत्र की जो गतिविधियां उनका एकल खिड़की की तरह से काम करता है। नोडल एजेंसी है एनएसआईएल है, फिर वाणिज्यिक शाखा है ये इसरो की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। स्काई रूट है तो ये विक्रम एस है 2022 के अंदर बनाया गया था, तो इसका नाम है मिशन प्रारंभ। ये उपकक्षीय था, मतलब ये ऑर्बिट के अंदर नहीं गया था, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में वैश्विक संदर्भ वगैरह है कि स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजन, इस तरीके से काफी सारी कंपनियां हैं। हिस्सेदारी है सुधारों में आगे बढ़ाने के लिए कोई काम का नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट है। देखो स्पेस एक्स के अलावा इंडिया की कौन कौन सी है, स्पेस एक्स तो ये है, स्काई रूट के अलावा अग्निकुल है और ध्रुव स्पेस है। इनके बारे में आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ये प्रीलिम लिंक्स है कि मतलब प्री के लिए आपको कौन कौन सी चीजों के बारे में ध्यान होना चाहिए। एक तो लो अर्थ ऑर्बिट, जीईओ, जीटीओ, इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना यदि आपको नहीं पता है। यदि आपको पता है तो कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में मेंस कौन है, मेंस के लिए देखो निजी भागीदारी है तो उससे क्या क्या चीजें होंगी, लागत के अंदर कमी आ जाएगी। फिर उसके बाद में रोजगार वगैरह बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, बाहर से जो लोग हैं तो वो भी आएंगे। तो इस तरीके से काफी सारे फायदे होंगे। तकनीकी स्पिन ऑफ होगा, दोहरा उपयोग होगा तकनीक का। फिर चिंताएं क्या होंगी, विनियमन की है समस्या। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी की समस्या होंगी। फिर अंतरिक्ष के अंदर मलबा है तो वो बहुत ज्यादा है तो उसके लिए समस्या है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अभी जो स्काई रूट ने विक्रम 1 भेजा है तो इसके अंदर क्या है कि एक हैंड टाइप में ना हाथ टाइप में भेजा है, और वो क्या एक रोबोट होगा, रोबोटिक हैंड टाइप में है। और उसने उसने क्या है कि मलबा है जो अंतरिक्ष का मलबा होता है तो उसको ना खींच के और है ना दूसरी साइड के अंदर करना, उनको इकट्ठा करना, ये सारा काम है ना वो करेगा। तो एक पॉजिटिव भी आप मान सकते हो। फिर ये हाँ ये लो अर्थ ऑर्बिट है तो इसके अंदर होगा 350, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो थोड़ा सा इसके अंदर निर्माण की विशेषताएं वगैरह बता रखी हैं, तो इसको है ना आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आप एक बार देख लेना, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, सॉलिड फ्यूल बूस्टर, इस तरीके से 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन है ये। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा बना एक बार देखना है, आपको लिखना नहीं है नोट्स के अंदर। और ये 4 स्टेज का है, 3 सॉलिड है, 1 लिक्विड है, इसी तरीके से है शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो पेलोड है, तो पेलोड क्या है, स्कोप उपग्रह है, सोलाराम है। देखो एक तो स्कोप उपग्रह है इसको भेजा गया है, एक सोलारास S3 है इसको भेजा गया है, एक ये एम्ब्रेस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एम्ब्रेस को ध्यान रखना, नाम का एक रोबोटिक हैंड है जो अंतरिक्ष मलबा पकड़ने में सहायता करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इन स्पेस सीड फंड है, जो कोई स्पेस एक्स है या फिर सॉरी स्पेस की तो स्टार्टअप कंपनी है, तो शुरुआत के अंदर अपना स्टार्टअप वगैरह शुरू करती है तो उसको सीड फंड की ना जरूरत होती है। तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए इसके तहत दिए जाते हैं, इन स्पेस सीड फंड है। फिर उसके बाद में 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल कोष है, जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ना स्टार्टअप चली गई है या अपना स्टार्टअप है ना थोड़ा और ग्रोथ करना चाह रही है, तो उसके लिए स्टार्टअप को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए इतने करोड़ का है ना ये वेंचर कैपिटल कोष बना रखा है। उसके बाद में 500 करोड़ रुपए का प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष, टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन फंड, TAF। कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, TF है तो इसमें क्या है कि शायद 25 करोड़ तक का है, इसमें लिखा भी होगा। तो 25 करोड़ तक है ना इनको पैसा दिया जाएगा हर एक को, जितने भी स्टार्टअप है हाईएस्ट इतना दिया जा सकता है। तो ये TF हो गया। स्टार्टअप को देखो 60% और जो बड़ी कंपनी है उनको 40% है ना, और अधिकतम 25 करोड़ तक के रुपए की है ना वित्तीय सहायता इसके अंदर दी जाती है। अब FDI नीति है, इसके अंदर भी सुधार किया गया है, FDI नीति के अंदर भी सुधार किया गया है। अब क्या है कि जैसे निजी क्षेत्र है तो वो क्या है कि सुरक्षा, साइबर सुरक्षा या सुरक्षा के संबंधित है ना बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या है सरकार है ना सारा कुछ उनको देना नहीं चाहती। तो इसके अंदर देखो उपग्रहों का निर्माण वगैरह करना है, संचालन करना है ना, तो उसके लिए तो 74% तक ऑटोमेटिक रूट से ना इन्वेस्टमेंट आ सकता है। फिर प्रक्षेपण यान वगैरह बना रहे हैं, जैसे लॉन्च व्हीकल है तो अभी ये लॉन्च व्हीकल ही था जो अभी आज हम बात कर रहे हैं। तो और स्पेस पोर्ट वगैरह बनाना है मान लो, तो उसके लिए क्या है 49% तक ऑटोमेटिक रूट से है। और उपग्रहों के लिए, उपग्रह या उनके पुर्जों के लिए 100% ऑटोमेटिक रूट से। तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है, FDI नीति के अंदर क्या क्या चीज कितने कितने परसेंटेज है ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर आर्टिकल में बहुत अच्छा आर्टिकल है, PIB बैकग्राउंडर का आर्टिकल था। ठीक है, अब विक्रम 1 है, इसके लिए मेंस के लिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना लिखना इसको। अब इतना ही था।
थोड़ा जल्दी करेंगे हम, क्योंकि सेशन काफी लंबा हो जाएगा। मैं समझा दूंगा आपको ऊपर ऊपर से, ठीक है, बाकी आप देख लेना। संशोधित उड़ान योजना है, तो संशोधित उड़ान योजना है, उड़ान योजना आपको पता है कि उड़े देश का आम नागरिक है उसके लिए है। और इसमें क्या है कि जैसे हेलीपैड वगैरह बनाए जाएंगे, इस तरीके से कुछ हवाई अड्डे हैं, तो छोटे छोटे हेलीपैड और हवाई अड्डे हैं, उनको बनाया जाएगा संशोधित उड़ान योजना के तहत। ठीक है, तो विमानन नेटवर्क को थोड़ा और बड़ा करना, मेन पॉइंट इसका यही है। हम कर चुके हैं इसको, ये आर्टिकल ज्यादा लिखना नहीं है, यदि आपने पहले लिख चुके हो तो ये सिर्फ ये वाली चीज है, इसको वापस ध्यान रखना आप। 100 + 200 एयरपोर्ट और हेलीपैड है, ये कितने बनाए जाएंगे, इतने, और 10 साल के लिए है। ये दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। व्यय वगैरह कुछ नहीं है, 10 साल है, कौन कौन से ईयर तक है वो है। और इसमें क्या है कि 3 साल तक है ना संचालन सहायता होगी। एक बार यदि किसी को दे दिया है तो उसको रिन्यू वगैरह है वो 3 साल के बाद में करवाना होगा, ये भी है इसके अंदर। एक तीसरी चीज ये कर लेना आप बस। ओ, शायद हैंग हो गया है। एक बार वापस काट के वापस करेंगे इसको। थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, इसलिए वापस शुरू करते हैं हम, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं उससे। कि देखो, तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है ये इंडिया का ही है वर्ल्ड के अंदर। ये एक चीज और आप ध्यान रखना, यदि आपको स्पेस सेक्टर के अंदर, सॉरी स्पेस क्या, उड़ान जो स्कीम है इसके बारे में, या फिर विमानन सेक्टर के अंदर कुछ आता है तो उसके लिए आप लिख सकते हो। अब देखो, उड़े देश का आम नागरिक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति थी, ये कब की है, 2016 की। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है ये। और व्यवहार्यता ये सब है, वीजीएफ वगैरह दिया जाएगा, ये कोई काम का नहीं है। अब उड़ान योजना है तो उसके अंदर एक सब पार्ट टाइप में भी आप देखो कि कृषि उड़ान आया था एक, तो जो कृषि की जो फसलें हैं, जो जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं, सब्जियां वगैरह, फल वगैरह, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, जल्दी पहुंचाया जाए, उसके लिए कृषि उड़ान आई थी। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर उनकी सर्विसेज को है ना थोड़ा सस्ता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हो गई। लाइफ लाइन उड़ान है, तो ये कोविड टाइम के अंदर आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये उड़ान के अलग अलग जो सेगमेंट है वो आए हुए हैं। अब उड़ान पॉइंट 2.0 हम देख रहे हैं। अब देखो, प्रीलिम्स लिंक्स है, डबल एआई क्या होता है आप देख सकते हो। 350 से 400 हवाई अड्डे हैं, 2047 तक है, ये हमारा लक्ष्य है। ये आप प्री के लिए यदि आता है तो आप इसको नोट कर लो, मेंस के अंदर भी लिख सकते हो। और मेंस के लिए भी कुछ है, चुनौतियां वगैरह क्या होंगी वो आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगला आर्टिकल है ये निवेश अनुकूलता सूचकांक, ठीक है। तो इसके बारे में, अनुकूलता का मतलब शायद फ्रेंडलीनेस होता है ना, निवेश फ्रेंडलीशिप सूचकांक है। तो इसके बारे में रिपोर्ट जारी की है, तो किसने जारी की है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको। नीति आयोग है, इसने जारी की है। सबसे पहला पॉइंट, आईएफआई कि निवेश है तो वो कौन सा राज्य है तो उसके अंदर निवेश की क्षमता है तो वो ज्यादा है, कौन सा फ्रेंडली है ज्यादा। जैसे आप देखते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, उसके लिए कौन कौन सा था, तो उसके लिए पहले रिपोर्ट निकलती थी। अब क्या है कि नीति आयोग ने ये एक नया तरीका निकाला है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, तो उनके लिए रैंकिंग वगैरह है ना वो निकाली गई है। स्टेटस क्या है, केंद्र बिंदु है, फोकस स्टेट है उनको फोकस में रखा गया है। फिर 2047 तक विकसित भारत है, तो इसके तहत इन्होंने किया है, बस यही है, कोई दिक्कत नहीं है अब तो। अब देखो, इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धी संवाद और सहकारी संवाद के अंदर है ना आपको मेंस के अंदर क्वेश्चन मिलता है, तो ये जो एग्जांपल है इसको आप कोट कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, तो ये आप ध्यान रखना। और विकसित भारत 2047 है, ये सेम हर जगह लिखते ही हो आप। घरेलू और विदेशी निवेश है, इसको आकर्षित करने के लिए ना इसकी स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर 8 स्तंभ है, 8 स्तंभ है, इनको आप नोट करोगे। अवसंरचना, कारोबारी वातावरण, संसाधन, सरकारी नीति, नियामकीय सुगमता, संस्थागत वातावरण, ये आप जो 8 पॉइंट है इनको आप नोट करना। थोड़ा एक बार देख लेना, थोड़ा सा हार्ड है शायद याद करना, पर आप बार बार है ना इनको पढ़ना, क्योंकि ये रिपोर्ट है, ये नई है, और इसके अंदर से कुछ भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश के अंदर भी आप देख लो, हिंदी में याद नहीं हो रहा है तो। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है, इसके बारे में देखो, नीति आयोग है ना, इन्होंने एसडीजी इंडिया इंडेक्स हो गया, फिर समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है, निर्यात तैयारी सूचकांक है, ऐसे काफी सारी जो है ना नीति आयोग के बारे में एक साथ में दे रखी है मैंने, ठीक है। ये आर्टिकल के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा है ये चीजें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसके लिए है। अब ये क्या है, डीपीआईआईटी है, व्यापार सुधार के लिए, बीआरएपी है, इसको भी चालू किया था। अब प्रीलिम्स के लिए आप देख लो कि अध्यक्ष है, नीति आयोग है, तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष भी होता है, फिर सीईओ है, फिर उसके बाद में जो राज्यों के है ना मुख्यमंत्री होते हैं और प्रशासक होते हैं, यदि यूटी वगैरह है जो जहाँ पे है ना पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट कह रहा हूँ, विधानसभा नहीं है, तो उनके लिए। तो ये सारी चीजें आपको पता है। और मेंस के लिए आप देख लेना कि पारदर्शिता, ये कुछ कीवर्ड दे रखे हैं, इन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखना। यदि आपको कीवर्ड्स की जरूरत होती है आंसर राइटिंग के अंदर तो यहां से आप ले सकते हो। अब इसके अंदर राज्यों के बारे में बता रखा है कि समग्र है ना, समग्र तौर पे एक सूचकांक के अंदर लिस्ट निकाली गई है, उसके अंदर सबसे पहला है गुजरात। गुजरात फर्स्ट पे है, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, और उसके बाद में गोवा है और उड़ीसा है।
आप टॉप 3 को याद रखोगे। वैसे इसको अलग अलग तौर पे भी बांटा गया था कि छोटे राज्यों के अंदर कौन है, बड़े राज्यों के अंदर कौन है, वो इतना इतना डीप के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु, गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु, ये 3 है, इनको याद रखना आपको। ठीक है। और इसको 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया था वैसे तो, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी राज्य, ये आप समझते ही हो। तो 4 ये भी याद रखना अब कि 4 टाइप में बांटा गया था। ये थोड़ा सा रिवीजन के लिए है, मैंने सारों के लिए रिवीजन नहीं डाला है, थोड़ा बड़ा जो आर्टिकल है अच्छे लगे तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। मेंस के लिए इसमें क्वेश्चन ठीक बन रहा था इसलिए मैंने इसको डाल दिया है, ये आप देख लेना। प्री के लिए आज ढेर सारे क्वेश्चन है आपके लिए, और आप लिखना करना, वैसे तो इजी इजी क्वेश्चन है सारे ही। अब देखो अगला आर्टिकल हम देखेंगे, एमएसडीई है, उसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं की है ना इंटर्नशिप टाइप में, अप्रेंटिसशिप वाली टाइप में है ना, ये एक स्कीम है, इसके बारे में ना एक कार्यक्रम का विस्तार किया गया है, तो इसके बारे में है। इसमें छोटा सा देखना है, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं तो वहां पे ना एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यदि है चल रहा है तो उसके लिए 1500 रुपये पर मंथ है ना अतिरिक्त प्रोत्साहन वगैरह ये दिया जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बाद में मेरे को समझ में आया वैसे तो ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर मेघालय वगैरह ना वहां पे सबसे ज्यादा ना काम किया जा रहा है उद्यमिता बढ़ाने के लिए, मतलब ये इसी के लिए ही है। यदि स्कूली छात्र है, स्कूली कह रहा हूँ, कॉलेज छात्र है, तो यदि वो उद्योग के अंदर जाता है और वहां पे उसको है ना प्रशिक्षण वगैरह मिलता है तो उसके साथ में ना उसको स्टाइफंड वगैरह ये भी मिलता है, तो उसके लिए है ये। ठीक है। तो 25% स्टाइफंड है ना, 1500 रुपये प्रति माह तक देता है ये बस इतना ही है काम का, उसके अलावा कुछ काम का नहीं है। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या है, कोलकाता के अंदर विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र है, तो इसकी भूमि पूजन किया है, तो दही उत्पादन संयंत्र है इसके बारे में। और श्वेत क्रांति है 2.0, इसके बारे में आ जाना थोड़ा सा दे रखा है, एक ईआरसीएस पोर्टल है इसके बारे में दे रखा है। तो इनके बारे में ये 3 पॉइंट है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो पहली बात तो है, विश्व के सबसे बड़ा दही संयंत्र है ये, कहाँ पे होगा, कोलकाता में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक। और कहाँ पे, एक जगह दे रखी है हावड़ा फूड पार्क है, इसके अंदर है। बस इसके अंदर कितना दूध होगा, पनीर होगा, फलाना ढिमका, कुछ काम का नहीं है। बस सहकार से समृद्धि है, यदि सहकारी के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिखोगे। फिर अमूल वाला है, अमूल वाला प्लांट है, वही वहां पे स्थापित किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखना। और ईआरसीएस है, मतलब सहकारिता से संबंधित ना कुछ ऑनलाइन पोर्टल वगैरह ऐसे लॉन्च किया गया है, रजिस्ट्री वगैरह, ये जो सहकारिता समिति वगैरह इस तरीके से कोई रजिस्टर करना चाहता है अपनी उनका कंपनियों का, तो इसके ना ईआरसीएस पोर्टल है, शिकायत वगैरह ये सारी चीजें इस पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगी, तो इसका भी ना शुभारंभ किया गया है। ठीक है। तो एक ईआरसीएस है, इसके बारे में आप ध्यान रखना यदि पूछते हैं तो। अब देखो सहकारिता मंत्रालय 2021 के अंदर बना था, ये आपको पता है, कई बार बता चुका हूं मैं। आनंद मॉडल है ना, वो दूध विपणन के लिए ब्रांड है। ऑपरेशन फ्लड है, ये वर्गीज कुरियन थे तो इन्होंने शुरू किया था ऑपरेशन फ्लड। और ये श्वेत क्रांति है, ये 2.0 है, ये अगला चरण है ना उसी के तौर पे ही आ रहा है अभी। फिर अब प्रीलिम्स लिंक्स है, तो जैसे मतलब एनडीडीबी है, इसके बारे में आप देखना चाहते हो तो आप सर्च करके देख सकते हो, इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर ईआरसीएस है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सहकारिता जो पंजीकरण है उसके लिए पोर्टल है ये। फिर मेंस कौन है, तो आप कीवर्ड है ये यहाँ से देख सकते हो। इसके लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा था सहकारिता से संबंधित, पिछले बार भी एक क्वेश्चन आया था शायद, और इस बार भी है ना, लगभग 2-3 साल में एक बार आ जाता है, तो आप देखना इसको। अब व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। देखो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो वो कहाँ से निकलती है ये आपको सबको पता है। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। पर सबसे पहली बात है कि जो आईएसटी है, आप खुद बताओ कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है, ये कौन से मंत्रालय के तहत है, मंत्रालय है या फिर विभाग है, किसके तहत आता है ये कौन डिसाइड करता है, ये आप सोचो। और यदि ये प्री के अंदर क्वेश्चन आता है तो कोई भी नहीं कर पाएगा। देखो मैं ऑप्शन दूं क्या, इसरो, विज्ञान मंत्रालय, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है वो, ऑप्शन है ये आपके लिए। और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, या फिर एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये 4 ऑप्शन आपके पास में ऐसे दिया जाता है मान लो, तो इसके अंदर से कौन सा सही होगा, इसके अंदर से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये है। आप सोच सकते हो ये हो सकता है, फिर भी है। ठीक है।
तो ये वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि इसमें क्या है कि जैसे अलग अलग जगह पे इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है, तो वो क्या है कि जैसे इंडिया के अंदर नॉर्थ और वेस्ट है, मतलब ईस्ट और वेस्ट है, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम जोन का फर्क है, और उसके अंदर एक एक सेकंड है, सेकंड छोड़ो मिली सेकंड है, मिली सेकंड छोड़ो नैनो सेकंड तक है ना, उतने तक सेम डेटा रहे हमारे पास में, जो ऊपर नीचे नहीं हो। जैसे शेयर मार्केट है वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, पावर ग्रिड है तो उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी, कोई साइबर अटैक वगैरह होता है या फिर कुछ भी दिक्कत होती है, तो नैनो सेकंड तक हमारा जो टाइम है वो मिला हुआ रहना चाहिए। उसके लिए क्या है कि ये वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी है, इसका यूज में किया लिया गया है। और जैसे CERN है, जो मतलब यूरोप के अंदर है एक संस्था, जिसने है ना बिग बैंग थ्योरी ये सब है ना, नैनो पार्टिकल, बोसॉन कण, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे है ना रिसर्च वगैरह किए हैं, तो उन्होंने है ना इसको वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी है तो उसका वही यूज में लेते हैं, जो टाइम को एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए। तो इसके बारे में है कि भारतीय मानक समय है, तो उसके प्रसार प्रसार के लिए नेटवर्क का ना भी उद्घाटन किया गया है, और इसमें क्या है कि एकदम एग्जैक्ट टाइम है वो बताया जाएगा। अब देखो IST है, तो देखो IST का प्रसार प्रसार है, नेटवर्क हो गया, ठीक है। अब देखो उपभोक्ता मामले का विभाग है, CSIR का NPL है, CSIR के अंदर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, और इसरो है, इनके द्वारा ना संयुक्त रूप से ना इसको विकसित किया गया है। ये तीन लोग हैं, ये मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल है, प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल के तहत इसको किया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मतलब एक देश है और उसके अंदर ना एक ही टाइम हो, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल है, इसके माध्यम से क्या होगा कि ट्रेसेबल IST है वो सुरक्षित और सटीक रहेगा। ये सब है ना टेक्निकल चीजें हैं, इसके अंदर ज्यादा मत जाओ, ठीक है। एक राष्ट्र एक समय, इसको आप लिख सकते हो चाहो तो। और उससे क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर है तो उसके अंदर टाइम सेम रहेगा, वित्तीय बाजार है, सेबी वगैरह है, वहां पे आप देखो कि शेयर मार्केट वगैरह वहां पे ऊपर नीचे सेकंडों के अंदर ना दिक्कतें आती हैं यदि चेंज होता है तो टाइम। फिर रक्षा है, दूरसंचार है, विद्युत ग्रिड है, डिजिटल शासन है, इन सब के अंदर है ना ये महत्वपूर्ण रहेगा, साइबर सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बस इतना ही था। अब ये बाकी चीजें दे रखी हैं, व्हाइट रैबिट है तो सर्न है ना, इन्होंने किया था, ये सब दे रखा है। स्पूफ करना, जेम करना, जैसे GPS के थ्रू है ना, एक टाइमिंग है तो टाइम को ना चेंज कर दिया है तो वो दिक्कत नहीं आएगी, साइबर सिक्योरिटी है तो उसकी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखते हो स्पूफिंग जेमिंग के द्वारा है ना, आपको आप यदि उसके अंदर एरोप्लेन के अंदर जा रहे हो तो और स्पूफ कर दिया है तो आपको है ना आप दूसरी जगह उतर जाओगे, यदि इंडिया के अंदर दिल्ली में उतरते उतरते आप है ना तालिबान के पास में उतर सकते हो। तो ये स्पूफिंग ऐसे की जा सकती है, तो इससे थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, आप टाइम जोन के अंदर यदि सही हो तो, ठीक है। तो बस यही है, इसको थोड़ा रिवीजन यदि यदि आप देखना चाह रहे हो तो वापस देख लो। बाकी थोड़ा आगे चलते हैं, काफी सारे आर्टिकल है आज। EPFO ने क्षतिपूर्ति जुर्माने संबंधित विवाद के लिए सौहार्दपूर्ण निर्माण निर्माण के लिए विश्वास 2026 पहल की शुरुआत की है। इसके बारे में थोड़ा आप देख लेते हैं। देखो EPFO है, ये जो औपचारिक संस्थाएं होती हैं, जैसे मतलब मान लो 4 लोग से ज्यादा या फिर है ना जिनका प्रोविडेंट फंड है तो वो सरकार काटती है, सरकार क्या वो कंपनी ही काटती है, तो प्रोविडेंट फंड है तो उन कंपनीज को यदि जो एम्प्लॉय है तो उनका काटती है, तो वो सारा है ना EPFO है तो उसी के अंदर होता है, उसी के अंदर जमा होता है, वो इनकी निगरानी रखता है कि आप PF वगैरह है काट रहे हो या नहीं काट रहे हो। और ये क्या है कि एक सोशल सिक्योरिटी की तरह होता है कि उनके इंश्योरेंस वगैरह जो उसकी उनकी पेंशन वगैरह जो एक साथ में ना लास्ट के अंदर उनको PF के तौर पे जो कर्मचारी होते हैं तो जो कम पैसा कमाते हैं तो उनको लास्ट के अंदर मिल जाता है PF। तो इससे क्या है कि एक सामाजिक सुरक्षा बनी रहती है। तो EPFO कहता है कि हर एक जो जो नियोक्ता है, नियोक्ता का मतलब आप समझते हो कि कंपनी का जो ओनर है तो उसको है ना PF है तो वो काटना चाहिए, यदि वो नहीं काट रहा है तो उसकी जो कुछ शिकायतें हैं जो आती हैं, ग्रीवांसेस होते हैं, तो कोई नहीं काट रहा है उनकी दिक्कतें होती है तो वो EPFO है तो वो सुलझाना चाह रहा है। तो पहले क्या है कोर्ट केसेस वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते थे, अब विश्वास 2026 पहल है ये शुरू की है, और इसके तहत थोड़ा आसान बना दिया है कि ना हम विश्वास करते हैं, आप है ना नॉर्मल शिकायतें हैं उनको है ना थोड़ा बहुत हम बैठ के सुलझा लेंगे, ठीक है। बस इससे संबंधित ये आर्टिकल है। अब इसमें क्या है, उसी तिथि के 6 माह से है ना ये प्रभावी हो जाएगा। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना, इसका फायदा क्या होगा, स्वैच्छिक अनुपालन होगा, मुकदमाबाजी कम हो जाएगी, लंबित क्षतिपूर्ति विवाद है वो निपटारा हो जाएगा। और ये 4 श्रेणियों के अंदर है ना पात्र मामलों को बांटा गया है, पारदर्शी होगा, पूर्णतः डिजिटल होंगी और समयबद्ध प्रक्रिया होगी इसके अंदर। अब देखो 14 जून से क्या होगा कि कुछ 0.25% तक है ना, यदि 1 माह की रियायत दर है तो ये इतनी है, फिर 2 माह है तो उसके अंदर इतना है, और 2 से 4 महीने है तो उसके अंदर इतना है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, इसके अंदर थोड़ा मैंने गलत बता दिया है, ठीक है वैसे। हाँ 4 माह से ज्यादा है तो 1% तक है ना दर लगेगी आपकी, और इसके अंदर इतनी है। और ये 2.25 है तो ये 0 से लेके 1 महीने से लेके 2 महीने तक का है ये काम, 0.25, ये थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने।
ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, इस पॉइंट को बस। बाकी कोई काम की नहीं है चीजें। चार श्रम संहिताएं हैं, ईपीएफ है, ये सारी चीजें बता रखी हैं। आप देखना चाहो तो देख लेना। अब देखो, महाराष्ट्र विधानसभा ने नेवा अधिनियम को लागू करने के लिए ना एक दिशा के अंदर कदम उठाया है। देखो, नेवा है नेशनल ई विधान। जो विधानसभाएं हैं अलग अलग राज्यों की, तो उनको क्या है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक साथ में लाया जाए और उनके जो डिजिटलीकरण है ना वो सारा कुछ हो सके। तो उसके लिए नेवा अधिनियम आया था। और नेवा के जैसे मतलब इसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं, जैसे 37 विधानसभाएं हैं, तो उनको टारगेट किया गया है। और अभी तक है ना काफी सारी विधानसभाएं हैं, शायद 21 विधानसभाएं हैं। देखो देखो, एमओयू तो 33 राज्यों ने कर लिया है, लेकिन 21 विधानसभाएं इन्होंने डिजिटल सदन बन गया है अब। तो इसके अंदर ये भी शामिल हो गया है। इसके अंदर सबसे पहला कौन सा था वो आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश है ना, वो सबसे पहला था नेवा के अंदर आने वाला, पूर्ण तरीके से डिजिटल इंडिया। अब ये नेवा है, एप्लीकेशन है या प्रोग्राम मान लो, तो ये किसके द्वारा मतलब संचालित कौन कर रहा है, इसके अंदर यदि आता है तो आपको ऐसे लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, MEITY, है ना। इसके बारे में आप लोग लगेगा यही करता होगा, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत किया जा रहा है। लेकिन ये संसदीय कार्य मंत्रालय है, इसके द्वारा किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां फंस सकते हो आप थोड़ा सा। उनको कागज रहित करना, पारदर्शी बनाना, कुशल बनाना, नागरिक केंद्रित करना, ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब देखो, नेवा के अंदर क्या है कि सारा कुछ है ना केंद्र सरकार नहीं देगी। पैसा कौन है, केंद्र राज्य है, 60-40 के अंदर बांटेंगे। और यदि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य हैं तो 90-10 के अंदर होगा, बस ये ध्यान रखना आपको। बाकी डिजिटल इंडिया है, हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसके अंदर नहीं दिया था, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। और प्री और मेंस के लिए कुछ डिजिटल साक्षरता, ये कीवर्ड वगैरह दे रखे हैं आपको। मेंस के लिए भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, शायद ये चौथा क्वेश्चन है आज का। अब देखो, अगला आर्टिकल है, ये अगली पीढ़ी की रिचार्जेबल बैटरी है और अल्ट्रा फास्ट कार्बनिक एनोड है, उनके बारे में है। देखो, आपको पता है नेगेटिव होता है ये होता है एनोड, और पॉजिटिव होता है ये कैथोड होता है। और ये एक बैटरी मान लो आप, ठीक है, ये बैटरी है, इसके अंदर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब ये लिथियम आयन बैटरी होती है ना, लिथियम आईओएन है, सॉरी, लिथियम आयन बैटरी होती है। तो इसके अंदर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये जो नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, जैसे आप चार्ज करते हो कोई भी बैटरी को, यदि आप जैसे मोबाइल है तो उसको चार्जर पे कनेक्ट करते हो, तो ये लिथियम आयन बैटरी है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ना लिथियम एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं। और ये लिथियम है, ये क्या है, सॉरी, नेगेटिव चार्ज है ये जो इसको एनोड कहते हैं, हम इसको एनोड कहेंगे और इसको कैथोड कहेंगे। बिना साइंस बैकग्राउंड के लोग हो तो वो आप देख लो। तो क्या है कि इसमें ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट का बना होता है, ये नेगेटिव जो एनोड होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है। और इससे क्या होता है कि ये बहुत धीरे चार्ज होता है, कि मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो एक ऐसा नया पदार्थ है ना, इन्होंने वैज्ञानिकों ने खोजा है। और अब ये क्या है कि उसका एक नाम है, वो मैं आगे देख के बताऊंगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है उसका नाम। तो वो क्या है कि एक स्पंज टाइप में इस तरीके से ना, स्पंजी टाइप में, एक है ना पॉलीमर टाइप में है, वो कोई धातु का नहीं है, धातु नहीं है, मेटल नहीं है वो, ठीक है, एक पॉलीमर है। तो उसका बना हुआ है, और वो क्या है कि स्पंज टाइप में होगा, और वो 1 मिनट के अंदर 80% तक बैटरी को चार्ज कर सकता है। अब आप देखो कितना ज्यादा है ना, एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, कितना अच्छा इनोवेशन है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं उस। अरे, आज थोड़ा दिक्कत है इसमें बोर्ड के अंदर, एक बार पॉज लेते हैं। आज क्या है, लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है इसलिए। तो आगे देख लेते हैं हम। देखो, इस पदार्थ का नाम क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे। कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसका बना हुआ था, ये पॉलीमर है, तो वही उसी को ही जोड़ा जाएगा। जो लिथियम है, जो ग्रेफाइट है, उसकी जगह लिथियम आयन बैटरी है, उसके अंदर ही ग्रेफाइट है, उसकी जगह इसको जोड़ा जाएगा, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, छिद्रयुक्त कार्बनिक एनोड होगा इसमें। और इससे क्या होगा, कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हो गया, ये हो गया। 1 मिनट के अंदर 80% चार्ज है, ये मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही। ईवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब है ना, इनका जो चार्ज करने का टाइम है वो घटाया जा सकेगा। एनोड क्या है, सी ऑफ क्या है, एडवांस केमिस्ट्री सेल है, तो ये आप है ना देख लो कि क्या है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फेम इंडिया है, ईवी के प्रयास है, जिसके अंदर है ना बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। आप है ना जो फेम इंडिया या फिर ईवी के बारे में कोई आता है तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीधा लिख सकते हो आप। डीएसटी के अंदर ना ये दो संस्थाएं आती हैं, तो इनके बारे में है ना, ये मतलब इनका है ना शोध है, तो वो इन दोनों ने किया है, इसकी बता रखा है बस। अब देखो, अगला है चुंबकीय वृक्ष अवधारणा।
इसके बारे में है कि शोधकर्ताओं ने सूर्य के जो ऊपरी वायुमंडल है उसके अंदर छिपे हुए प्रवाह को है ना उजागर करने के अंदर मदद की है, इस तरीके से है ये। तो देखो वृक्ष अवधारणा क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है हमें। देखो सूर्य है तो सूर्य के अंदर काफी सारी लेयर होती हैं, ये इसका कोर है, फिर उसके बाद में भी काफी सारी लेयर होती हैं, और बार बारी वाली एकदम बार वाली जो होती है उसको हम कोरोना कहते हैं, जिसका अध्ययन जो आदित्य एल1 है तो वो कर रहा है, आपको बताया था। फिर इसके अंदर देखो एक क्रोमोस्फियर, ऐसे ही करके फोटोस्फियर, इस तरीके से काफी सारी लेयर होती हैं। फोटोस्फियर मान लो इसको, तो ये लेयर होती हैं काफी सारी। तो ये क्या है, किससे बनी होती हैं? प्लाज्मा। सूर्य है तो ये पूरा है ना अलग अलग गैसों से बना हुआ है वैसे तो, लेकिन मेनली इसको प्लाज्मा के तौर पे माना जाता है। अब क्या है, प्लाज्मा का फ्लो है ना, ये कोर से लेके, कोर मतलब ये मानो कि ये भूमध्य रेखा है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये इसका साउथ पोल है। सूर्य के भी पोल होते होंगे जैसे पृथ्वी के पोल होते हैं उसी तरीके से। तो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। यहाँ से क्या है कि मैग्नेटिक करंट है, मैग्नेटिक करंट है, तो वो एक अलग अलग डायरेक्शन के अंदर एक मतलब ऐसे मान लो, फिर इस तरीके से वृक्ष की तरह, इस तरीके से यहाँ से है ना कोर से निकलती हैं ये, और ऐसे करते हुए एक इनका निश्चित पाथ होता है, तो उस तरीके से ये जाती हैं। अब यहाँ पे देखो साउथ के अंदर भी ये जाएंगे अलग अलग तरीके से, फिर ऐसे पेड़ की तरह उदाहरण मान समझ रहे हो ना आप, कि इस तरीके से जाते हुए, और यहाँ पे मैग्नेटिक करंट है तो ये यहाँ तक चली जाती हैं। अब ये क्या है, ये तो जो पृथ्वी मानो या सूर्य मानो, तो सूर्य के ऊपर जैसे मतलब सतह के ऊपर ही हो रहा है ये काम तो, लेकिन ये सेम टू सेम पैटर्न है। ये क्या है, वायुमंडल के अंदर ऊपर की तरफ भी हो रहा है, एक तो सतही तौर पे मानो, और एक ऊपर की तरफ जैसे वायुमंडल है तो उसके अंदर भी इसी तरीके से एक पैटर्न चल रहा है। और उसी से क्या होता है कि जो मतलब सोलर सूर्य क्या है, 11 साल के अंदर आपको पता है एक चक्र पूरा करता है। इसके बारे में आप देख चुके हो कि तापमान है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कम होता है। तो ये सौर चक्र है तो 11 साल के अंदर पूरा होता है। और उसी सौर चक्र के अंदर जो सूर्य के अंदर ज्यादा गर्मी वाली घटनाएं, कम होने वाली घटनाएं, सोलर फ्लेयर्स हैं तो वो ज्यादा कैसे हो रही हैं, ये सारी घटनाएं हैं, तो उसका अनुमान है वो ज्यादा अच्छे से लग पाएगा। और आदित्य एल1 मिशन है तो वो भी है, उसके अंदर भी है ना हेल्प मिलेगी, उसको भी हेल्प मिलेगी किस तरीके से है ना, सूर्य है तो उसका एक पैटर्न है तो वो समझ में आएगा। उसके लिए क्या है कि वैज्ञानिकों को चुंबकीय वृक्ष अवधारणा है, इसके अंदर एक प्रवाह किस तरीके से होगा उसको उजागर करने में मदद मिली है, कि मतलब जो सतह के ऊपर हो रहा है और वो वायुमंडल के अंदर हो रहा है उसका पैटर्न है, उन्होंने माना है कि सेम ही हुआ है। ठीक है, तो मान्यता थी ये पहले वाली तो, लेकिन वायुमंडल वाली मान्यता है इसको भी ना भी इन्होंने प्रूव कर दिया है। अब देखो एरीज है, एरीज के संस्थान है, उन्होंने किया है, ये डीएसटी के अंदर ही आता है आपको पता है। 3000 किलोमीटर का क्रोमोस्फीयर है, अबू सरफेस है, उसके अंदर ये काम हो रहा है। 27 साल का रेडियो प्रक्षेपण, ये मतलब डेटा वगैरह कहाँ से लिए हैं वो सब बता रखा है इसके अंदर। ठीक है, एक मेरिडियल प्रवाह कहते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, उसको मेरिडियल प्रवाह कहते हैं। जो भूमध्य रेखा से सतह के ऊपर चल रहा है तो उसको मेरिडियल प्रवाह कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 11 वर्षीय सौर चक्र है, उसको नियंत्रित किया जाता है। अब किस किसने क्या क्या किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको उतना ही लिखना है जितना मैंने शुरुआत में जो बिना देखे बताया उतना ही लिखना है आपको बस। और आपको एक चीज और लिखनी है इसके अंदर, सूर्य की संरचना है तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि देखो अंदर ही अंदर कोर होती है, फिर उसके बाद में विकिरण क्षेत्र होता है, फिर संवहन क्षेत्र होता है, फिर प्रकाश मंडल होता है, फिर क्रोमोस्फियर होता है, और फिर उसके बाद में कोरोना होता है। ये जो लेयर है इनको आप लिख सकते हो, इंग्लिश के अंदर देखोगे तो ये आप देखो फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर और कोरोना, ये 3 चीजें होगी। ठीक है, अब अंतरिक्ष मौसम वगैरह, उपग्रह वगैरह, ये सारे है ना उसके अंदर हेल्प मिलेगी। आदित्य एल1 है उसको भी हेल्प मिलेगी। प्रीलिम्स के लिए कुछ दे रखा है, मेंस के लिए कुछ कीवर्ड्स वगैरह दे रखे हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने था वो बता दिया है आपको। उसके बाद में आर्थिक सलाहकार कार्यालय आधार वर्ष मानते हुए, देखो आपको पता है औद्योगिक श्रृंखला है उसके अंदर संशोधित सूचकांक है, तो जो मतलब मुख्य औद्योगिक सूचकांक है, सॉरी। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर तो नहीं दे रखा है वरना मैं ऐसे बता देता। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, इसके लिए है। देखो पहली बात है कि आपको इंडस्ट्रीज के लिए कौन कौन सा आता है, आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसके अंदर से हम आईसीआई निकालते थे, जो हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज थी तो उनको हम आईसीआई कहते थे, कि उनका है ना इंडेक्स निकालते थे, उसको आईसीआई कहते थे। अब क्या है कि एक मेजर चेंज हुआ है, 8 की बजाय अब 9 हो चुकी हैं ये इंडस्ट्रीज है। तो जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो 9 हो चुकी हैं। कोर इंडस्ट्रीज आपको पता है कौन कौन सी हैं, स्टील है, ठीक है, फिर उसके बाद में रासायनिक तेल है, ऐसे काफी सारी चीजें हैं। आपको पता है कि उनका एक हायरार्की है, तो वो भी आपको याद रखनी होती है, कि मतलब सबसे ज्यादा वेटेज है ना, वेट है तो वो किसका ज्यादा है, कि मतलब ऊपर से नीचे की तरफ है, तो वो लिखना होता है। तो इनको हम याद रखते हैं वैसे, मतलब पीसीएस के लिए भी, यूपी पीसीएस के लिए भी, और आरएस के लिए, हर हर पीसीएस के लिए आप देखते हो इनको। तो अब देखो नया बेस ईयर है, पहली बात तो है
बेस ईयर है तो इसको चेंज कर दिया गया, 2022-23 कर दिया गया है। पहले क्या था, शायद 11-12 था, उसको चेंज कर दिया है 22-23 के अंदर। पहला चेंज है। फिर दूसरा चेंज मैंने बताया 8 की बजाय 9 कोर इंडस्ट्रीज कर दी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना प्री के अंदर, मेंस के अंदर, कहीं पे भी है ना, इनको आप ऐड करना है इनको, ठीक है। फिर प्रमुख औद्योगिक सूचकांक है, आईसीआई है, तो इसको जारी किया गया है, ये कोई काम का नहीं है। जो काम का है वो मैंने 2 पॉइंट बता दिए। उसके अलावा देखो एक चीज और है, कौन जारी करता है, मॉस्पी करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर देखो, सॉरी, मॉस्पी तो डेटा रिलीज करता है, ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय डीपीआईआईटी, तो ये जारी करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है। और चौथा क्या है, इनके अंदर एक रूपता लाने के लिए संशोधित इस्पात सूचकांक है, उसका सकल उत्पादक डाटा का उपयोग करके कोयले में केवल कच्चा कोयला को शामिल किया गया है। देखो कच्चे कोयले को है, इसी को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि पहले क्या है कि कोयला हो गया, एक रॉ मटेरियल तरीके से होता था, एक कच्चा माल होता था, और एक उसके बाद में प्रोसेस्ड अनाज तरीके से कोयला होता था। तो उन दोनों को है ना, दोनों को जोड़ा जाता था। मान लो कि 1 केजी कोयला है, ठीक है, और उसके उससे है ना आपने 700 ग्राम कुछ निकाला, ठीक है। तो अब इससे क्या है, इसमें 1 किलो और 700 ग्राम दोनों को जोड़ा जाता था। अब क्या है कि सिर्फ और 1 केजी को ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो मतलब डबल ना हो, तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोयले में केवल कच्चा कोयला है, इसको ही शामिल किया जाएगा। ये कुछ चेंजेस हैं, वो आप देख लेना। और तो इसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ, कुल भार है तो वो 100 है ना, पुनर्वितरित किया गया, कि मतलब 100 है टोटल मदों का भार है, तो उसको 100 माना गया है। मतलब ये तो आप समझते ही हो कि बेस ईयर है तो उस हिसाब से होगा, 100 के एक आधार है तो वो माना जाता है। प्रमुख औद्योगिक सूचकांक है, 8 थे, अब 9 हो गए हैं। और पहले भार कितना था, ये था। कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बता रखा है कि ये थी, अब लो एस का इसको भी जोड़ दिया है। आईआईपी है तो उसके बारे में आधार वर्ष है तो 2011-12 ही है। फिर 11-12 नहीं, अभी तो चेंज कर दिया था ना हमने। हाँ, फिर डीपीआईटी है तो इसके बाद में प्री के बारे में बता रखा है, कुछ नहीं है, ये रिवीजन के लिए आपके लिए देख लेना इसको, ये मेंस के लिए है। अब देखो अगला है, सीसीपीए ने फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न के उपयोग के लिए स्पाइस जेट पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। तो देखो 1 लाख का जुर्माना लगाया, ये डार्क पैटर्न वगैरह क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा है ना हम देख लेते हैं। सीसीपी है तो ये क्या है कि अलग अलग टाइम पे, जैसे कुछ कोचिंग वाले हैं तो वो भी है ना कुछ कंटेंट वगैरह या फिर कुछ झूठे है ना दावे करते हैं कि हमने ये किया है, हमने ये किया है, इतने सिलेक्शन हो गए, तो इनके बारे में भी है ना काफी सारे वो लगाए जाते हैं। सीसीपी काफी सारे काम करती है ऐसे, जो उपभोक्ताओं के जो नियमों के खिलाफ हैं, तो इन पे जुर्माना लगाया, वो काम का नहीं है। डार्क पैटर्न क्या होता है, तो स्पाइस जेट क्या करता था कि पहले इनके स्पाइस जेट पे है ना, जैसे आप प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओगे तो वहां पे ना आप देखोगे कि है ना अब ऑटोमेटिकली है ना कुछ ऐसे टिक वाले कुछ निशान होते थे। जैसे मतलब आप कुकीज के लिए हाँ करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, तो ये ऑटोमेटिकली लगा के रखते थे, और लोगों को है ना पता नहीं रहता था कि ये सीधा ओके 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 इस तरीके से दबा के, और उनको है ना सब कुछ है ना, वो अपना जो डेटा है या फिर कुछ चीजें हैं जो अपनी रिन्यूअल टाइप में होता है, जो सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ये सारी चीजें है ना उसके अंदर ओके अपने आप ही हो जाती थी। तो ये सारी चीजें दिक्कत कर रही थी, तो इसलिए क्या है कि इन्होंने मजबूत कार्यवाही की है। हाँ, तो इसमें देखो 3 डार्क पैटर्न ना ये समझाए हैं कि मजबूर कार्यवाही कि ना ग्राहक को बहुत ज्यादा मजबूर किया जा रहा था, कि पहले से टिक है ना चेकबॉक्स थे, स्पाइस क्लब के अंदर ना खुद का नामांकन अपने आप ही हो जाता था। फिर उसके बाद में इंटरफेस हस्तक्षेप है कि कंपनी के पक्ष में है ना कुछ विकल्प वगैरह है ना इस तरीके से चुने जाते थे, तो ना डिफॉल्ट तरीके से ना वो कंपनी है तो वही ऊपर ही ऊपर दिखाएगा। उसके बाद में छलपूर्ण प्रश्न पूछे जाते थे, कि भ्रामक प्रश्न पूछे जाते थे, और उसके अंदर प्रश्न इसी तरीके से होते थे कि नेगेटिव तरीके से पूछ के, और जो अपने मनमाना होता था उनको उसी तरीके से वो करते थे, वो क्वेश्चन हो गए। तो ऐसी प्रथाएं चलाई जाती थी, तो इसके लिए ना इनको मिला है। तो डार्क पैटर्न इस तरीके से होते हैं, आपको ना सिर्फ ये जो कीवर्ड है उनको ध्यान में रखना है। अब देखो एक 13 निर्दिष्ट ना डार्क पैटर्न है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। जैसे ड्रिप प्राइसिंग, कि एक बार ना शुरुआत के अंदर पैसा बहुत कम दिखा देंगे, कि भाई 800 रुपए के अंदर ही आप ना फ्लाइट बुकिंग करो, और अंदर जाओगे जिस टाइम पे पेमेंट वाले टाइम पे, तो आपको 10,000 की दिखाएगा वो फ्लाइट, 800 की जगह, ठीक है। तो ये ड्रिप प्राइसिंग हो गया। बैट एंड स्विच, कि कुछ बैट लगाई और फिर उसके बाद में ना उसको स्विच कर दिया, कि मतलब शुरुआत में कहेंगे कि आपके 5 मिनट ही बचे हैं, फिर उसके बाद में जाओ आप, और अंदर जाके कुछ नहीं है, काफी टाइम पड़ा होता है। झूठी तात्कालिकता, अच्छा ये तात्कालिकता वाला ये है, सॉरी, बैट एंड स्विच है, ये भी कुछ होता होगा इसके अंदर, है ना।
फिर बास्केट स्किनिंग है कि बास्केट के अंदर अपने आप ही ना चीजें जोड़ देते हैं कि एक चीज आपने खरीदी है और उसके साथ में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी भी साथ में दे दी। जैसे आप आईआरसीटीसी के ऊपर भी जाते हो तो ना उसके अंदर हमको टिक करना पड़ता है कि इंश्योरेंस है, तो वो कुछ पैसे हैं तो वो ना आप करते हो तो इंश्योरेंस भी आपको मिल जाएगा। तो ये इंश्योरेंस वगैरह है, सब्सक्रिप्शन का ट्रैप वगैरह इस तरीके से बनाया जाता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 2019 का, उसके तहत है ना ये मतलब फ्रॉड है। तो इसके लिए सीसीपीए ने इन पे चैलेंज किया है, इनको पैसा मतलब हर्जाना लगाया है। अब समाधान 2.0 पोर्टल है। ये क्या है कि श्रमिक संघों के लिए है ना समाधान पोर्टल है। ये आप ऐसे मानो कि जो श्रमिक हैं तो उनके लिए कोई शिकायत निवारण वगैरह है तो उसके लिए है ये, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। समाधान पोर्टल किसके लिए? श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ काम का नहीं है इसके अंदर। अब छोटी छोटी न्यूज है। डीआरआई है तो इसने कुछ ये देखो, एक तो मेथुफेप्टेमाइन, इसको शायद शॉर्ट के अंदर एमडी कहते होंगे जहां तक है, और शूडो एफेड्रिन, इनका ध्यान रखना है आपको। ये मादक पदार्थों के अंदर आते हैं। यदि आपको पूछा जाता है तो ये ना ये क्या है तो नशीले पदार्थ हैं, इसके तरीके से आप लिख सकते हो। और डीआरआई है राजस्व आसूचना निदेशालय, ये इनको मैनेज करता है, इनको पकड़ता है। एनडीपीएस अधिनियम है 1985 का, तो इसके तहत ये कार्यवाही की जाती है। और नशा मुक्त अभियान है तो इसके बारे में ना यदि आता है तो आप है ना ये जो ड्रग्स वगैरह हैं तो इनको लिख सकते हो यदि आप चाहो तो ये मतलब लिंक किया है कहीं से। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में देखो, बेहतरवा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसकी घोषणा की गई है। ये यूपीएससी के लिए कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सिर्फ आर्टिकल 370 है, इसको देख सकते हो। और बाकी तो कुछ नहीं लग रहा मेरे को। हाँ, ये वीर सावरकर हैं तो इनके बारे में डेब्यू निर्देशक वगैरह मिला है तो ये आप देख सकते हो। ये दो हैं, इनके बारे में देख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। और पीसीएस के लिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना इसके अंदर कि क्या क्या। देखो, ममूटी है, चंदू चैंपियन, कार्तिक आर्यन, कौन कौन से हैं, ये सारे है ना आप देख लेना एक बार। ठीक है, छोटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक आपको अच्छे से बता रखा है। वहां से देखो, लाइन वाइज लाइन देखना है तो यहाँ से देखो आप। और जो मतलब पहले पेज से ही पूछे जाते हैं, वरना अंदर वाले देखने हैं तो ये आप लगभग सेम ही है सारी चीजें। इसको बताने का कोई सेंस नहीं है, समझाने वाली चीज नहीं है इसके अंदर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है, इसके बारे में भी आर्टिकल दे रखा था। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग वगैरह है, इनको रोकने के लिए, जोर देने के लिए ये कार्यशाला वगैरह आयोजित की जा रही है। और ये क्या है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है तो ये स्वायत्त संस्था है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। और ये समाज और कल्याण मंत्रालय है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, उसके तहत आती है ये संस्था। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत। अंदर कुछ नहीं है काम का, इसको हटा दो। ठीक है, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैं लास्ट के अंदर आंसर बताऊंगा आपको, आप देखते रहना। पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करो। 3 4, पॉज करना, देखना। 5 6, 7 8, 9 10, 11 12। ठीक है, ये आप पॉज करके देख लेना, इनको सॉल्व करना। और मजे की बात बताऊं, इसके अंदर सभी का आंसर सी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाए हैं। और कल से मैं कोशिश करूंगा थोड़े हार्ड क्वेश्चन बनाऊं आपके लिए। ठीक है, ये आपको लास्ट में ही पता चलेगा। मेरे को पता है कि आप यदि लगातार देख रहे हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आज सेशन बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू, मिलते हैं कल।